हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जादू एग्री क्लासेज में। राधे राधे। और कैसे हैं आप? डेली की तरह आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं एग्रोनॉमी में, जो कि हमारा टॉपिक चलने वाला था मेट्रोलॉजी। क्या था? मेट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान जो है उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। एग्रोनॉमी की सेकंड क्लास है जिसमें हम मेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी जो कृषि मौसम विज्ञान है उसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, जिसमें एटमॉस्फेयर की 4 लेयर थी। उन चारों लेयरों के बारे में जैसे हमने जाना था, क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल में क्या होता है, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उसके बाद है बाह्य मंडल कौन सा है, मध्य मंडल कौन सा है। ठीक है ना? इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। आइए आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ, और अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखने के लिए आप जादू एग्री क्लासेज को सब्सक्राइब चैनल को कर लें और लाइक कर दें, और बाकी की आपके सहपाठियों के साथ आप शेयर करें, जिससे कि आपको कंटेंट अपडेट होते हुए नए तौर से, और सभी जो करंट अपडेट है 2026 के अकॉर्डिंग आपको कराया जा रहा है। इसलिए अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखने के लिए आप ज्वाइन कर लें जादू एग्री क्लासेज। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो ओजोन परत के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, ओजोन परत। ओजोन परत का क्षरण कैसे होता है, अभी हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? ओजोन परत के क्षरण के बारे में। ये आपकी सेकंड क्लास है। ओजोन परत समताप मंडल में कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में मुख्यतः 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। कहाँ पे? सबसे पहले मैंने बताया था आपको नंबर 1 क्षोभ मंडल। क्या बताया था? क्षोभ मंडल बताया था, जो कि कितना था? 8 से 18 किलोमीटर। कितना था? क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी थी? 8 से 18 किलोमीटर जो थी ऊंचाई, वो किसकी थी? क्षोभ मंडल की। उसके बाद है अपना समताप मंडल। और जो ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है? 15 से 30 किलोमीटर के मध्य मध्य में। ठीक है, समताप मंडल के अंतर्गत ओजोन परत पाई जाती है। अब इसका क्षरण कैसे होता है? ठीक है, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है? अवशोषित करती है। क्या करती है? अवशोषित करती है। अवशोषित करके जीव समुदाय, क्या जीव समुदाय, विशेषतः मानव को त्वचा कैंसर, किससे? त्वचा कैंसर थे। तो ओजोन जो लेयर है वो मानव को मुख्य रूप से कौन से रोग से? त्वचा कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों से क्या करती है? बचाती है। क्या करती है? बचाती है। सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, पराबैंगनी जो किरणें हैं, उनसे मानव की क्या करती है? सुरक्षा करती है, जो ओजोन परत है। लेकिन अभी जो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था CFC। क्या बताया था? CFC, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैस है, वो क्या करती है? ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुख उत्तरदायी है। क्या है? ओजोन परत को सबसे ज्यादा जो क्षरण कर रहा है, जो कि नुकसान पहुंचाता है, वो क्या है? CFC। क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैसें हैं वो क्या कर रही हैं? ओजोन परत को क्षरित कर रही हैं। ठीक है ना? यह कहाँ से रिलीज होती हैं? जो CFC गैसें हैं वो मुख्य रूप से कहाँ से? रेफ्रिजरेटरों से, एयर कंडीशनरों से, और आदि में इनका क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक है ना? तो जो ये जो ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाने वाली जो CFC गैस है, CFC जो गैसें हैं, ये कहाँ से रिलीज होती हैं? एक तो रेफ्रिजरेटरों से, और एक एयर कंडीशनर से। AC हो गया, ठीक है, फ्रीज हो गया। क्या हो गया? फ्रीज हो गया। इनसे क्या है? ओजोन गैस को जो नुकसान पहुंचाने वाली CFC जो गैस है, ये क्या होती है? रिलीज होती है, जो कि क्या है? ओजोन परत को अधिक क्षति पहुंचाती है। ठीक है ना? तो इन सब के उपयोग को हमको केवल लिमिट में करना चाहिए, और जब ज़रूरत हो तभी करनी चाहिए। अदरवाइज जैसे रेफ्रिजरेटर है, हम क्या करते हैं? हमको ज़रूरत पड़ती है, हम खुला छोड़ देते हैं। ठीक है ना? तो ये सब हमें क्या है? केवल जब उपयोग हो तभी हमको यूज में लेनी चाहिए। एयर कंडीशनर है, AC वगैरह हैं, ये हमको कम यूज में लेनी चाहिए, जिससे क्या है? जो ओजोन परत है उसको नुकसान कम होगा। और जो अपना जो मनुष्य के अंतर्गत जो कौन सा रोग मैंने अभी बताया था? त्वचा कैंसर, क्योंकि त्वचा कैंसर को क्या करेगा? कम। ठीक है, नेक्स्ट आगे है मानसून। अब हम चर्चा करने वाले हैं मानसून के बारे में। ठीक है, मानसून है भारतीय उपमहाद्वीप में। मानसून के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं?
मानसून के दो प्रकार हैं। भारत के अंतर्गत जो मानसून जो वर्षा होती है वो कितने मानसूनों से होती है? दो प्रकार के मानसूनों से होती है, ठीक है। उनमें सबसे पहला है उत्तरी पूर्वी मानसून। कौन सा है? उत्तरी पूर्वी जो मानसून है, सबसे पहला है उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है ना। अब दूसरा कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। दूसरा कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। अब उत्तरी पूर्वी जो मानसून है, इसके अंतर्गत कौन सा है? उत्तरी पूर्वी मानसून कौन सा है? जैसे भारत की आकृति है, ठीक है, ये अपना मध्य पॉइंट है, ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, और ये पश्चिम, और ये पूरब, ठीक है। अब जो सबसे पहले जो मानसून है वो उत्तरी पूर्वी मानसून है। कौन सा है? उत्तरी पूर्वी, ठीक है ना। इधर से जो आने वाला जो मानसून है, जो भी जो उत्तरी पूर्वी जो मानसून की दिशा होती है, ठीक है, वो कौन से मानसून की, वो मानसून कहाँ से उठता है? कहाँ से उठता है? बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से, ठीक है ना। कहाँ से उठता है? बंगाल की खाड़ी से उठता है। जो उत्तरी पश्चिमी जो मानसून है, उत्तरी पूर्वी जो मानसून है, वो कहाँ से उठता है? बंगाल की खाड़ी से उठता है, बंगाल की खाड़ी से, ठीक है ना। और जो दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, को दूसरा कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है। अब दक्षिणी पश्चिमी कौन सा हो गया? दक्षिणी पश्चिमी, ये कौन सा मानसून है? अरब सागर से आने वाला मानसून। कौन सा है? अरब सागर से। कौन सा? अरब सागर से आने वाला, ठीक है ना। मानसून की दो ही दशा है, एक कौन सी है? उत्तरी पूर्वी मानसून, और दूसरा कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम चर्चा करने वाले हैं उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में। इस मानसून द्वारा वर्षा अक्टूबर माह, कब? अक्टूबर माह के बाद से शुरू होती है। कब से शुरू होती है? अक्टूबर माह के बाद से शुरू होती है। इस मानसून से भारत में केवल तमिलनाडु व जम्मू कश्मीर, और कहाँ पर? तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में वर्षा होती है। कहाँ पे वर्षा होती है? तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में। कब आता है? अक्टूबर माह के बाद। कब आता है? ये क्या है, जो उत्तर पूर्व जो दिशा है मानसून की, ये प्रत्यावर्तन के पश्चात है। किसके पश्चात है? प्रत्यावर्तन के। मतलब जब मानसून का क्या होता है? प्रत्यावर्तन होता है। प्रत्यावर्तन का मतलब हो गया लौटना। क्या हो गया? लौटना। जब मानसून लौटता है तब वर्षा कराता है। क्या है? जब मानसून लौटते टाइम जब वर्षा कराता है, तो वो कौन से मानसून से होती है? कौन सा मानसून कहलाता है? वो उत्तरी पूर्वी मानसून। कौन सा? उत्तरी पूर्वी मानसून। और जो कब आता है भारत के अंतर्गत? अक्टूबर माह के बाद। अक्टूबर माह के बाद क्या होता है? शुरू होता है। और कहाँ पे सर्वाधिक वर्षा कराता है? नंबर 1 तमिलनाडु और नंबर 2 जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दूसरा कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये कब शुरू होता है? ये 1 जून को भारत के केरल राज्य में। कहाँ पे? भारत के केरल राज्य में शुरू होता है। कहाँ पे शुरू होता है? केरल राज्य में, ठीक है ना। देखो अभी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये क्या है? भारत का मैप है, ठीक है।
देखिए जो मानसून है ये क्या आता है, प्रत्यावर्तन के पश्चात आता है। कब आता है? प्रत्यावर्तन के पश्चात। ठीक है ना। प्रत्यावर्तन के पश्चात जो कोई दिशा होती है वो क्या होती है? ठीक है ना। तो ये कौन सी दिशा हो गई अपनी? ईस्ट। कौन सी हो गई? ईस्ट। ये वेस्ट और ये नॉर्थ। ये कौन सी हो गई? नॉर्थ। और ये साउथ। ठीक है ना। अब जो मानसून की जो दिशा है मैंने अभी आपको बताई थी, कौन सी है? एक तो होता है कौन सा? उत्तरी पूर्वी मानसून। कौन सा होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून। और दूसरा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है ना। तो ये मानसून जो है कब है स्टार्टिंग इसकी? 1 जून को। कब है? 1 जून को। तो सबसे पहले कहाँ आता है ये? भारत की भूमि पे। भारत की जो भूमि है वो कहाँ आता है? केरल में। कहाँ पे आता है? केरल में। ठीक है ना। केरल में सबसे पहले वर्षा कराता है। और कब आता है? 1 जून को। कब आता है? 1 जून को ये केरल के अंतर्गत वर्षा शुरू कर देता है। ठीक है। और ये जो मानसून है ये प्रत्यावर्तन के पश्चात है। कब है? प्रत्यावर्तन के पश्चात है। जब मानसून का क्या होता है? प्रत्यावर्तन होता है, यानी कि मानसून जब लौटता है, लौटना। ठीक है। और ये क्या है? ये स्टार्टिंग है। 1 जून से क्या होती है? मानसून की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है। ठीक है ना। अब ये जो शुरुआत है कहाँ से हो रही है? केरल से। और जब प्रत्यावर्तन हो रहा है तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हो रही है? कहाँ पे हो रही है सबसे ज़्यादा बरसात? एक तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे हो रही है? तमिलनाडु के अंतर्गत हो रही है। ठीक है। और एक हो रही है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे हो रही है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। प्रत्यावर्तन पे 2 ही राज्यों को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, एक तो है तमिलनाडु और दूसरा क्या है? जम्मू और कश्मीर। ठीक है। और उसके बाद जो स्टार्टिंग जो हो रही है किससे? कौन से मानसून से? केरल, सॉरी, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून से जो बारिश स्टार्ट हो रही है, कब हो रही है वो मानसून? कब आ रहा है? 1 जून को। कब आ रहा है? 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। कब हो रहा है? 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा बरसात किस राज्य को करा रहा है? केरल को। किसको करा रहा है? केरल को। ठीक है। ठीक है। अब यह 2 शाखाओं में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। किसमें हो जाता है? एक जून को कब? 1 जून को केरल राज्य में क्या करता है? प्रवेश करता है। किसको? 1 जून को केरल में प्रवेश करता है। उसके बाद है भारत में 75% से अधिक वर्षा इसी मानसून से होती है। कौन से मानसून से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। किससे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से 75% जो वर्षा है भारत के अंतर्गत वो इसी मानसून से होती है। ये 2 शाखाओं में विभाजित है। किसमें? 2 शाखाओं में विभाजित है, जिसमें अरब सागर कौन सा है? नंबर 1 है अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। अरब सागर शाखा है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी शाखा। कौन सी है दूसरी? बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है ना। ये 2 शाखाएं हैं जो कि किस मानसून की हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। तो 2 शाखाएं हैं वो है, नंबर 1 है अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है ना। अब ये जो मानसून है क्या है?
ये जो मानसून है भारत में कब आता है? 1 जून को। कब आता है? जो स्थायी जो भूमि है भारत की उस पर 1 जून को आता है, मतलब कि जो केरल में, केरल राज्य में क्या करता है? प्रवेश करता है। लेकिन भारत के प्रथम बिंदु पे जो कि क्या है? इंदिरा पॉइंट जो है, ठीक है ना, वहाँ पे सबसे पहले आ जाता है, जो कि क्या है? 20 से 25 मई के समथिंग है। उसकी डेट क्या है? 20 से 25 मई, ठीक है ना। शुरुआत तो वहीं से हो जाती है, ठीक है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। ठीक है, नेक्स्ट है आगे अरब सागरीय शाखा। सबसे पहले अरब सागरीय शाखा के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में सर्वप्रथम जो प्रवेश है वो कहाँ से होता है अरब सागरीय शाखा का? सबसे पहले है अरब सागरीय शाखा। अब इसका जो प्रवेश है भारत में केरल से। किससे? केरल से। इसी शाखा से होता है। केरल में जो बरसात होती है सबसे पहले वो कौन सी? अरब सागरीय शाखा से होती है। सबसे ज़्यादा बरसात होती है कितनी? 80%। जो केरल राज्य की जो 80% जो वर्षा है वो किससे हो जाती है? अरब सागरीय शाखा के द्वारा मानसून से हो जाती है, ठीक है ना। ज़्यादा वर्षा 80% भी इसी शाखा से प्राप्त होती है। कितनी? किससे? अरब सागर से, ठीक है। दूसरा है राजस्थान में भी सबसे पहले, राजस्थान में जो सबसे पहले बांसवाड़ा से। कौन से जिले से? बांसवाड़ा जिले से, ठीक है ना, बांसवाड़ा जिले से इसी शाखा का प्रवेश होता है। किसका प्रवेश होता है? अरब सागरीय शाखा का, ठीक है ना। राजस्थान में जो सबसे पहले बरसात शुरुआत होती है वो कौन से मानसून से होती है? अरब सागरीय शाखा के मानसून से, जो कि कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ठीक है ना। मानसून का अगर नाम पूछा जाएगा तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। और अगर आपसे शाखा पूछी जाएगी तो कौन सी शाखा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की? अरब सागरीय शाखा, ठीक है ना। राजस्थान में जो सबसे पहले जो मानसून आता है, ठीक है ना, प्रवेश होता है। बंगाल की खाड़ी शाखा दूसरी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी शाखा है, ये पहली है, ठीक है। अब इस शाखा से भारत को सिर्फ 20%, भारत को कितना? सिर्फ 20% वर्षा प्राप्त होती है। कौन कितनी होती है? 20% जो वर्षा है वो प्राप्त होती है। किससे? बंगाल की खाड़ी शाखा से। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से ही होती है। राजस्थान के अंतर्गत अगर सर्वाधिक वर्षा पूछी जाए आपसे तो किससे होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से, ठीक है ना। किससे होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है, ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत। और अगर भारत के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा पूछी जाए तो किससे होती है? अरब सागरीय शाखा से। किससे होती है? अरब सागरीय शाखा से होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना पूर्वाई। पूर्वाई क्या होता है? ये हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पूर्वी छोर से, कहाँ से? पूर्वी छोर से पश्चिम की ओर, इससे पश्चिम की ओर बहने वाली जो हवा है, क्या है? पूरब की पूर्वी छोर से पश्चिम की ओर, ठीक है ना, पूरब से पश्चिम की ओर जो बहने वाली क्या है? हवा है, ठीक है। जो मानसून काल में वर्षा, क्या है? जो मानसून काल में वर्षा पवन के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? वर्षा पवन के नाम से। जब पूर्वाई हवा चलती है तो क्या होती है? बारिश होती है, ठीक है ना। पूरब की ओर से आने वाला जो मानसून है वो किस हवा के साथ आता है? पूर्वाई हवा के साथ, ठीक है ना। जो पूर्वी छोर से पश्चिम की ओर बहने वाली जो हवाएं हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वाई बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको हम मानसून काल में वर्षा पवन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? वर्षा पवन के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ, राजस्थान में कौन सी? पश्चिमी विक्षोभ, जो कि किससे होती हैं? कहाँ से आती हैं? भूमध्य सागर से। कहाँ से आती हैं? भूमध्य सागरीय चक्रवात से सर्दियों में वर्षा होती है। क्या होती है? राजस्थान के अंतर्गत जो सर्दियों में जो वर्षा होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि मावठ बोलते हैं। और गेहूं और चने की फसल के लिए क्या होती है? उपयोगी होती है। अब ये जो चने की और गेहूं की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए जो अपनी सर्दियों में जो वर्षा होती है, जो मावठ वर्षा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप भी बोलते हैं। तो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ, और पश्चिमी विक्षोभ आते कहाँ से हैं? भूमध्य सागर से। कहाँ से आते हैं? भूमध्य सागर से, ठीक है ना, भूमध्य सागर से आते हैं। भूमध्य सागर चक्रवात से सर्दियों में जो वर्षा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं। इसे गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि यह रबी की फसलों जैसे गेहूं और चना के लिए क्या होती है? बहुत ही लाभकारी होती है। गेहूं की फसल के लिए ये क्या है? गोल्डन ड्रॉप साबित होती है, ठीक है ना। इसलिए मावठ को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मौसम पूर्वानुमान। अब जो मौसम का जो पूर्वानुमान होता है वो कैसे लगाया जाता है और किन किन अवधियों में लगाया जाता है?
आपने देखा होगा जैसे अपने यहाँ पे बारिश होती है, बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है या फिर गर्मियाँ पड़ती हैं तो लू चलती हैं, तो उनके लिए भी क्या है, मौसम के अकॉर्डिंग जो अपना मौसम विभाग है, क्या है, इंडियन जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है आईएमडी के द्वारा क्या होती हैं, सूचनाएं जारी की जाती हैं। किसके द्वारा? आईएमडी के द्वारा सूचनाएं जारी की जाती हैं, जो कि आपके आजकल तो डिजिटल तौर पे आपके क्या है एंड्रॉयड फ़ोनों पे और मैसेज के तौर पर टेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि इतने समय से इन इन क्षेत्रों में क्या होने वाली है, अधिक वर्षा होने वाली है, अधिक हवाएं चलने वाली हैं, तेज़ हवाएं, इतनी नमी रहेगी। तो ये सब जो अनुमान लगाने के लिए जो आपको सूचना दी जाती है वो कौन सा विभाग करता है? आईएमडी डिपार्टमेंट। तो मौसम पूर्वानुमान होता क्या है? मौसम पूर्वानुमान कुछ घंटों से लेकर कितना, कुछ घंटों से लेकर 2-3 घंटे पूर्व से, 2-3 हफ्ते से, 2-3 महीने के लिए से लेकर महीना, ऋतु, पूरा सीजन, फसल मौसम जो होता है, जैसे कि हमने फसल मौसम हो गया, जैसे अक्टूबर में हमने क्या लगाई, रबी क्रॉप के लिए लगाई, अक्टूबर से और मार्च तक का क्या हो गया, अपना पूरा फसल सीजन हो गया, ठीक है ना। तो मौसम पूर्वानुमान का वर्गीकरण जो है निम्न है, जिसमें क्या है, मौसम पूर्वानुमान जैसे कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ महीनों का भी हो सकता है, और ऋतु का, पूरी जो ऋतु होती है, एक ऋतु जैसे ये कौन सी ऋतु हो गई, रबी, कौन सी हो गई, रबी, ठीक है ना। एक खरीफ हो गई, जायद हो गई, ये सब क्या है, ऋतुएं हैं, ठीक है। तो ये एक पूरी ऋतु का भी हो सकता है फसल का, ठीक है ना, फसल मौसम के रूप में। इसकी जो वैधता अवधि के आधार पर क्या किया जाता है, मुख्यतः इसे 3 भागों में बांटा गया है। वैधता अवधि के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ठीक है ना। जैसे कुछ घंटों के लिए अगर पूर्वानुमान है, कुछ सप्ताहों के लिए है, 3 से 7 दिन के लिए, या 3 से 10 दिन के लिए है, या फिर 1-2 दिन के लिए है, या फिर 1-2 महीने के लिए, या 3-4 महीने के लिए। तो वो सब हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान। क्या है? अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान, ठीक है ना। क्या है? अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान। इसको हम बोलेंगे शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्ट। क्या है? शॉर्ट रेंज, अल्प समय के लिए, कम समय के लिए, कुछ घंटों से 3 दिनों तक, क्या, कुछ घंटों से लेकर के 3 दिनों तक के लिए जो क्या लगाया जाता है, मौसम का जो पूर्वानुमान लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कीटनाशक छिड़काव। कब किया जाता है? जैसे हमको क्या करना है, अपनी फसल के अंतर्गत कीटनाशी डालना है या फिर सिंचाई करनी है, तो इन सब का हम अनुमान लगाने से पहले क्या करते हैं, हम इसका अनुमान लगाने से पहले, मतलब हमको क्या है, सूचना जब मिल जाएगी, अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान से हमको सूचना मिल जाती है, 2 या 3 दिन के जो मौसम के बारे में हमको पता चल जाता है न्यूज़ के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू, जैसे भी हमको पता चलता है, तो हम उससे हमें ये निश्चित करते हैं कि हमको अभी फसल में क्या डालना है, कीटनाशक डालना है, छिड़काव करना है, सिंचाई करनी है, इन सब का हम क्या कर लेते हैं, निर्धारण कर लेते हैं। उसके बाद है नंबर 2 मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान। क्या है? मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान। जो मध्य अवधि के जो मौसम का पूर्वानुमान होता है, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट बोलते हैं इसको। समय 3 से 10 दिन, जो 3 से 10 दिन के लिए जो मौसम की जो भविष्यवाणी की जाती है, इसको हम क्या बोलेंगे, भविष्यवाणी बोलेंगे एक तरह से, क्योंकि 3 दिन से और 10 दिन के मध्य के जो हम मौसम के बारे में जो अनुमान लगा करके जो हमको आईएमडी डिपार्टमेंट बताता है, तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे फसल बुवाई कब करनी है, कटाई का समय निर्धारण करने में, जैसे आगे आने वाले 10 दिनों तक, 3 से 10 दिनों तक अगर मौसम साफ रहने वाला है तो हम क्या कर लेंगे, फसल की बुवाई कर लेंगे, ये निश्चित कर लेते हैं। उसके बाद हम जैसे फसल की क्या कर लेंगे, कटाई कर लेंगे, समय निर्धारण कर लेते हैं, किससे, मध्यम अवधि का जो मौसम है उसको पूर्वानुमान सूचना पाने के बाद हम क्या कर लेते हैं, कटाई और बुवाई का समय निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है नेक्स्ट दीर्घावधि मौसम पूर्वानुमान। क्या है? इन दोनों को नोट कर लीजिए पहले। उसके बाद है अगला दीर्घावधि मौसम पूर्वानुमान। क्या है? दीर्घावधि मौसम पूर्वानुमान है लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट। समय इसमें 10 दिनों
10 दिनों से लेकर के 1 ऋतु तक का होता है। दीर्घावधि मौसम पूर्वानुमान में कितना होता है? 10 दिनों से लेकर के 1 ऋतु तक का। उपयोग इसके क्या क्या हैं? उपयोग फसल पद्धति क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न अपनाने के लिए और फसल चक्र निर्धारण करने के लिए हम क्या है, ये उपयोगी होता है। जैसे हमको क्या करना है, फसल चक्र अपनाना है कि हमको जैसे मौसम की हमको अवधि की पूरे सीजन की पता चल जाती है 10 दिन के बाद क्या मौसम और पूरे ऋतु का मौसम की इस बार कितनी वर्षा होने वाली है, कितनी सर्दी पड़ने वाली है, कितनी गर्मियाँ पड़ने वाली हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न अपनाते हैं। अगर अधिक वर्षा होगी तो हम ऐसी फसलें नहीं उगाएंगे जिनसे क्या हो, शीत ऋतु में जिनसे ठंड से क्या है वो फसल खराब होती हो, तो ऐसी फसलें हम नहीं उगाएंगे। उसके बाद फसल चक्र निर्धारण है, तो फसल के चक्र का जैसे कि हमने क्या उगा दिया, सबसे पहले हमने सरसों उगा दी। अगर अधिक सर्दी पड़ रही है तो सरसों में क्या हो जाती है, रोगें आ जाती हैं। ठीक है, तो उन रोगों से बचाव के लिए हमको सर्दियों को सहनशील वाली फसलें या फिर सहनशील क्या लगाते हैं, फसलों की वेराइटियों का यूज करते हैं। उसके बाद फसल चक्र निर्धारण है, उसमें क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले हमने गेहूँ लगा दिया। क्या लगा दिया? गेहूँ लगा दिया। अब गेहूँ के बाद, गेहूँ की कटाई के बाद हमने क्या लगा दिया, गेहूँ की कटाई के बाद क्या लगा दिया हमने, जैसे जायद क्रॉप में हमने क्या लगा दी, सब्जी वाली फसलें लगा दी। क्या लगा दी? सब्जी वाली फसलें लगा दी। और उसके बाद बारिश का मौसम है, अब बरसात अधिक नहीं है उस सीजन में, हमको क्या है, पूर्वानुमान से पता लग गया कि बारिश अधिक नहीं है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, पड़ती छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? पड़ती छोड़ देते हैं। तो जैसे हमको क्या है, फसल चक्र निर्धारण और क्रॉपिंग पैटर्न में सहायता मिलती है। इस पूर्वानुमान के अंतर्गत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने क्या है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, प्रत्येक वर्ष क्या करता है, अप्रैल तथा जून माह में मानसून की भविष्यवाणी करता है। क्या करता है? मानसून की भविष्यवाणी करता है। कब? अप्रैल तथा जून माह में, अप्रैल में और जून में क्या करता है, मानसून की भविष्यवाणी करता है। ठीक है ना। क्या दीर्घावधि मौसम पूर्वानुमान जो है, जैसे 10 अप्रैल से, मतलब अप्रैल में जिसने भविष्यवाणी कर दी कि इस बार जो सीजन रहने वाला है बारिश का, उसमें क्या है, बरसात अधिक है या कम है। अब बरसात अधिक का और कम का जो मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं वो जैसे किसके कारण लगाते हैं, किरणों के द्वारा। जैसे नेक्स्ट है आगे कृषि पंचांग। क्या है? कृषि पंचांग, जो कृषि का जो कैलेंडर होता है, एग्रीकल्चर जो कैलेंडर होता है वो क्या है, कृषि पंचांग चंद्रमा की गति व स्थिति पर आधारित होता है। किस पर? चंद्रमा की गति व स्थिति पर आधारित होता है, क्योंकि चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है, चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की संपूर्ण जल राशि को क्या करता है, पृथ्वी की संपूर्ण जल राशि को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। अतः पेड़ पौधों में उपस्थित जो जल है वो भी क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। किससे? चंद्रमा की स्थिति से। क्या है? चंद्रमा की जो गति है वह इसकी स्थिति पर आधारित होता है। क्या? कृषि जो पंचांग है, जो एग्रीकल्चर जो कैलेंडर होता है, वो चंद्रमा की गति पर और स्थिति पर आधारित होता है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पृथ्वी पर जो उपस्थित क्या होता है, जल होता है, उसको क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है या खींच लेता है। ठीक है, जल वाष्प के रूप में वो क्या कर लेता है, उसको आकर्षित कर लेता है। और इसमें जो पेड़ पौधों में जो उपस्थित जल होता है वो भी क्या होता है, इस कारण प्रभावित होता है। अब उसके बाद है अपभू। क्या होता है अपभू? किसको बोलते हैं? ठीक है ना। अपभू, चंद्रमा पृथ्वी से अति दूर। क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी से क्या हो, अधिक दूरी पर हो, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपभू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अपभू। ठीक है ना। अब उसके बाद है उपभू। क्या है? उपभू। अब जब चंद्रमा पृथ्वी के क्या होगा, बिल्कुल क्लोज होगा। क्या होगा? क्लोज होगा, अत्यधिक पास में होगा, तो उसको हम बोलते हैं उपभू। अपभू मतलब दूर और उपभू मतलब पास। इन दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, कोई कृषण कार्य नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? कोई भी कृषण कार्य नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के 48 घंटे पूर्व। क्या है? जो पूर्णिमा जो अपनी आती है हिंदी मास के अंतर्गत, जैसे पूर्णिमा आ गई, तो पूर्णिमा के 48 घंटे पूर्व बीजों की क्या करते हैं, बुवाई करने पर अंकुरण में वृद्धि व पौधे रोग मुक्त रहते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि पूर्णिमा के 48 घंटे पूर्व क्या करना चाहिए, हमको बीजों की बुवाई करनी चाहिए, जिससे क्या है, बीजों का अंकुरण अच्छा होता है और पौधे जो हैं वो क्या है, रोग मुक्त निकलते हैं। क्या होते हैं? रोग मुक्त होते हैं। फसल जो होगी वो क्या होगी, रोग मुक्त होगी। कब? पूर्णिमा के समय पर बुवाई करने से। उसके बाद है फसलों की कटाई। अब हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए कृषि कैलेंडर के अंतर्गत?
अमावस्या पर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अमावस्या के अंतर्गत, अमावस्या के आसपास हमको क्या करनी चाहिए? फसल की कटाई करनी चाहिए, क्योंकि इस समय नमी कम रहती है। क्या रहती है? नमी कम रहती है। अमावस्या के अंतर्गत क्या है? चंद्रमा की जो स्थिति है वो बदलती है, और तो उस समय क्या होता है, जो पौधों में, जो फसल में जो है, जब कटाई करते हैं तो फसल में क्या है, जो जल की जो मात्रा है, नमी की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, अमावस्या के समय पर। तो इस कारण हमें क्या है, नमी कम होने के कारण फसल की कटाई करने में आसानी होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, चंद्रमा के पक्षों में करने योग्य कृषिकरण क्रियाएं। क्या है? चंद्रमा के जो पक्षों में करने योग्य जो कृषि क्रियाएं हैं वो क्या क्या है? जैसे उत्तरायण, जिसको हम क्या बोलते हैं? रसदाब अधिक बोलते हैं। दक्षिणायन पक्ष में होता है चंद्रमा, तो वहाँ पे क्या होता है? रसदाब कम होता है। ठीक है ना। तो उत्तरायण में जब चंद्रमा हो, चंद्रमा क्या है? उत्तरायण में हो, तो बीजों की क्या करें? बुवाई करें। ठीक है, क्या करें? बीजों की बुवाई करें। दोबारा फुटान वाली फसलों की कटाई करें। उत्तरायण में जब चंद्रमा की स्थिति होगी, क्या होगी? उत्तरायण में जब चंद्रमा की स्थिति होगी तो हमको क्या करनी चाहिए? बीजों की बुवाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है? रसदाब अधिक होता है, मतलब नमी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? बीजों की बुवाई करनी चाहिए। दूसरा है, दोबारा फुटान वाली जितनी भी फसलें हैं उनकी क्या करनी चाहिए? कटाई करनी चाहिए। जैसे पत्तेदार सब्जियां हो गई, चारा हो गया, रिजका, बरसीम, ठीक है ना, इन सब की क्या करनी चाहिए? कटाई करनी चाहिए, जिससे कि क्या है, वो नमी के कारण दोबारा फूटने लग जाए। ठीक है, उसके बाद है कलम लगानी चाहिए। जिन जिन पौधों को हम तैयार करते हैं कलम विधि के द्वारा, तो उसमें क्या है? हमको कलम लगानी चाहिए। उसके बाद फलों की जो तोड़ाई है वो भी कब करनी चाहिए हमको? उत्तरायण, जो चंद्रमा की जो स्थिति जब उत्तरायण में हो, यानी कि रसदाब अधिक हो, यानी कि नमी की मात्रा अधिक हो, उस समय पर हमको क्या करनी चाहिए? फलों की तोड़ाई करनी चाहिए। उसके बाद है दक्षिणायन पक्ष। दक्षिणायन पक्ष में क्या होता है कि जो कंपोस्ट तैयार करना होता है, खेत में मिलाना होता है, तो कंपोस्ट खाद वगैरह जब हम डालते हैं तो जब रसदाब कम हो, जब नमी खेत में क्या हो, कम हो, तो उस टाइम हमको क्या करना चाहिए? कंपोस्ट तैयार करना चाहिए और खेत में मिलाना चाहिए। उसके बाद है जुताई। क्या है? जुताई करनी चाहिए। जुताई की जो क्रिया हैं, कृषि क्रियाएं जो हैं, निराई गुड़ाई है, आदि है, ये सब क्या करनी चाहिए हमको? दक्षिणायन पक्ष में, जब चंद्रमा की क्या है? दक्षिणायन पक्ष में स्थित हो। इस समय कंदीय फसलों, कंदीय मतलब जड़ वाली जो फसलें होती हैं, जैसे अश्वगंधा है, आलू है, सफ़ेद मूसली है, आदि की क्या है? गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। इस समय पे कंदीय जो फसलें होती हैं, अश्वगंधा, आलू, सफ़ेद मूसली, इनकी क्या है? गुणवत्ता और उत्पादन में क्या होती है? वृद्धि होती है। उसके बाद क्या है? जो कटाई और मढ़ाई की जो क्रियाएं हैं, क्या है? कटाई मढ़ाई की जो क्रियाएं हैं, हार्वेस्टिंग वाली जो क्रिया होती है, वो कब करनी चाहिए हमको? दक्षिणायन पक्ष में करनी चाहिए, जिससे क्या है? रसदाब कम रहता है उस टाइम पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट है मौसम एवं जलवायु के तत्व एवं फसलों पर प्रभाव। क्या है? फसलों पर प्रभाव। मौसम एवं जलवायु के कौन कौन से तत्व हैं और उनका फसलों पर क्या क्या प्रभाव है। ठीक है, तो जो तत्व जो हैं मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है सौर विकिरण। कौन सा है? सौर विकिरण है। उसके बाद नंबर 2 है तापमान। क्या है? नंबर 2 तापमान। उसके बाद नंबर 3 है वाइंड, हवा। क्या है? हवा है, वायु। ठीक है ना। उसके बाद नंबर 4 है बरसात। क्या है? बरसात, प्रेसिपिटेशन। ठीक है। उसके बाद है बादल, क्लाउड्स जो हैं, बादल की जो क्या है, बादल भी क्या करते हैं? मौसम एवं जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। उसके बाद वायुमंडलीय आर्द्रता है, एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी है, जो क्या है? एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी। ठीक है, एच का मतलब हो गया एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी जो है वो क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता है। उसके बाद वायुमंडलीय दाब है। वायुमंडलीय दाब हो गया मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्या हो गया? एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है ना। ये सब क्या है? ये मौसम और जलवायु के तत्व हैं जो क्या करते हैं? फसलों पर प्रभाव पर डालते हैं। ठीक है, आगे इनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सौर विकिरण, जो सोलर रेडिएशंस हैं वो किस प्रकार फसल को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले है सौर विकिरण। अब सौर विकिरण जो है फसलों पर प्रकाश की गुणवत्ता, क्या है? प्रकाश की गुणवत्ता
दूसरा है तीव्रता, वह अवधि का प्रभाव पड़ता है किसका, जैसे कितना प्रकाश है, प्रकाश कितना तेज है, कितना तीव्र है, कितना कितनी अवधि है, कितनी देर तक प्रकाश पौधों पर या फसल पर पड़ रहा है। तो उसके आधार पर जैसे गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ लाइट्स है। तो प्रकाश की जो लाल रंग की क्या होती है, किरणें होती हैं, वो प्रकाश संश्लेषण, किसमें, प्रकाश संश्लेषण एवं अंकुरण क्रिया को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की और जो अंकुरण की पौधों में जो क्रिया है उसको बढ़ाती हैं। प्रकाश की कौन सी, लाल रंग की जो किरणें होती हैं, कौन सी, तो लाल रंग की जो किरणें होती हैं वो पौधों के लिए क्या होती हैं, लाभदायक होती हैं। जबकि जो हरी और नीली, कौन सी, हरी और नीली जो विकिरण होती हैं वो बीज अंकुरण क्रिया में क्या करती हैं, बाधा डालती हैं। क्या करती हैं, बीज अंकुरण क्रिया में बाधा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, ग्रीन और ब्लू, कौन सी, ग्रीन और जो ब्लू, ग्रीन और ब्लू जो रेडिएशंस हैं सूर्य की, वो क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। क्या, नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, अंकुरण में बाधा डाल रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं। आगे ये क्या हो गई, प्रकाश की गुणवत्ता हो गई, क्वालिटी ऑफ लाइट्स हो गई। और ये क्या हो गई, सौर विकिरण हो गई, सोलर रेडिएशंस जो हैं ये प्रकाश की गुणवत्ता और तीव्रता और अवधि पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे जो तीव्रता है, क्या है, तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है ना। अब तीव्रता बढ़ने के साथ साथ क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या करती है, बढ़ती है। जब प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है ना। अब अधिकतम तीव्रता क्या है, अधिकतम तीव्रता जहाँ पर पौधों की क्या होती है, श्वसन दर और प्रकाश संश्लेषण दर क्या रहती है, समान रहती है। क्या रहती है, अधिकतम तीव्रता जहाँ पर पौधे की श्वसन दर और प्रकाश संश्लेषण जो दर है वो क्या रहती है, समान रहती है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु। क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना। कब, जब श्वसन दर और प्रकाश संश्लेषण की दर समान हो, किसकी, पौधे की, पौधे की श्वसन दर और प्रकाश संश्लेषण दर जब समान रहेंगी तो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु। ठीक है, यानी कि लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। क्या है, लाइट कंपेंसेशन पॉइंट कहलाती है। क्या वो कहलाती है, लाइट कंपेंसेशन पॉइंट, प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु। नेक्स्ट है अवधि, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। अब जो लाइट की जो अवधि है, प्रकाश की जो अवधि है वो पौधे की क्या है, दिन के प्रकाश की अवधि के प्रति अनुक्रिया को प्रदीप्त कालता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पौधे के जो दिन के प्रकाश की जो अवधि होती है, पौधे को कितना प्रकाश चाहिए, ठीक है, वो जो अवधि होती है वो क्या कहलाती है, उसके प्रति जो क्रिया होती है किसकी, पौधे की। ठीक है, पौधों की जो दिन के प्रकाश की अवधि के प्रति अनुक्रिया को प्रदीप्त कालता कहते हैं। पौधे की दिन के प्रकाश के प्रति क्या है, दिन के प्रकाश की जो अवधि होती है उसके प्रति जो क्रिया करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त कालता बोलते हैं, फोटोपेरियोडिज्म बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, फोटोपेरियोडिज्म बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश प्रदीप्त का। अब प्रकाश प्रदीप्त कालता होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, तो जैसे कि हमने सुना है ना, पढ़ा भी होगा आपने, जैसे प्रकाश शॉर्ट डे प्लांट है, क्या है, और शॉर्ट डे प्लांट हो गया, आगे मीडियम वाला है। ठीक है, अब ये है जैसे शॉर्ट डे प्लांट हो गया, सबसे पहले है कौन सा, लघु दिवस प्रकाशपेक्षी। क्या है, लघु दिवस, जिसको हम क्या बोलते हैं, लघु दिवसीय पौधे बोलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले है शॉर्ट डे प्लांट, इनमें पुष्पन फलन क्रिया हेतु छोटे दिनों, कितना, इसमें जो पौधों के पुष्पन के लिए और फलन के लिए क्या है, छोटे दिनों की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रकाश का समय कितना हो, 10 घंटे से कम हो। कितना, 10 घंटे से क्या हो, कम हो। प्रकाश का समय 10 घंटे से क्या हो, कम हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट बोलेंगे, लघु दिवस प्रकाशपेक्षी पौधा बोलते हैं। जैसे उदाहरण है अधिकांश उष्ण कटिबंधीय है। क्या है, अधिकांश उष्ण कटिबंधीय है, अर्धशुष्क जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो फसल होती हैं, जैसे खरीफ की फसलें हो गई, धान, क्या हो गया, धान हो गया, दूसरा मक्का हो गया, ज्वार हो गई, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गई आदि। इन सभी के लिए प्रकाश की जो अवधि होती है वो कितनी, 10 घंटे से कम होती है। कितनी होती है, 10 घंटे से कम होती है। ठीक है ना। ये सभी जो फसलें हैं ये कौन सी हैं, शॉर्ट डे प्लांट हैं। कौन सी हैं, शॉर्ट डे प्लांट हैं। ठीक है ना, कौन सी हैं, शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अपना दूसरा दीर्घ दिवस प्रकाशपेक्षी, लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है, जिसमें प्रकाश की जो अवधि होती है वो कितनी होनी चाहिए, 14 घंटे से अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए,
14 घंटे से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना। 14 घंटे से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। इसमें पुष्पन फलन की जो क्रिया हेतु बड़े दिनों, क्या है, बड़े दिनों की या फिर 14 घंटे से अधिक प्रकाश की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसमें कितनी थी, 10 घंटे से कम, और इसमें कितनी है, 14 घंटे से अधिक। जैसे इसमें उदाहरण के तौर पर मुख्यतः शीतकटबंधीय जो फसलें होती हैं, जैसे रबी की फसलें, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, आलू हो गया, चुकंदर हो गया आदि। तो इसमें क्या है, पुष्पन और फलन हेतु बड़े दिनों की क्या है, 14 घंटे से अधिक प्रकाश की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे जौ, चना, आलू, चुकंदर और गेहूँ, इन सभी के लिए जो प्रकाश की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, 14 घंटे से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट है अपना मध्यवर्ती प्रदीप्तकालिक पौधे, इंटरमीडिएट डे प्लांट जो होते हैं, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती प्रदीप्तकालिक जो पौधे होते हैं, इनमें पुष्पन की क्रियाओं हेतु एक निश्चित प्रकाश अवधि की कितनी, निश्चित प्रकाश अवधि कितनी होती है, 12 से 14 घंटे निश्चित है। इतने तो क्या होने चाहिए, आवश्यकता होती है, 12 से 14 घंटे का प्रकाश तो इन फसलों के लिए होना चाहिए। जैसे गन्ने में 12 से कम या 14 से अधिक घंटे की अवधि प्राप्त होने पर पुष्पन, एरोइंग जिसको हम बोलते हैं, पुष्पन प्रारंभ नहीं होता है। अगर 12 घंटे से कम या 14 घंटे से अधिक प्रकाश रहेगा तो गन्ने की फसल में जो पुष्पन की जो क्रिया है वो नहीं होगी, ठीक है ना। इसी कारण शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, क्या है, शुगरकेन जो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, SBI, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कहाँ पे, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंतर्गत की गई है। किस कारण से, जहाँ पे क्या है, प्रकाश अवधि जो है वो 12 से 14 घंटे तो कम से कम होनी चाहिए। अगर इससे कम या अधिक होगा प्रकाश, अगर प्रकाश 12 घंटे से कम या 14 घंटे से अधिक होगा तो जो गन्ने में जो पुष्पन की जो क्रिया है वो संभव नहीं हो पाएगी। आगे नेक्स्ट है दिवस निष्प्रभावी, क्या है, डे नेचुरल प्लांट जो है दिवस निष्प्रभावी, उस पर क्या है, प्रकाश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, ना तो कम ना ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसके जो पुष्पन पर जो प्रकाश की अवधि का क्या है, प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या नहीं होता है, प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कपास हो गया, कपास की फसल के लिए प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है। दूसरा है सूरजमुखी, दूसरा कौन सा है, सूरजमुखी। अब सूरजमुखी के अंतर्गत भी प्रकाश प्रदीप्तकालिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद है बकवीट हो गया, धान है, धान की कई ऐसी किस्में हैं जिनमें क्या है, प्रकाश प्रदीप्तकालिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रकाश उपस्थित हो या मत हो, ठीक है। उसके बाद है भिंडी, बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, सोलेनेसी कुल की जितनी भी फसलें हैं, जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्च, ठीक है। और ये तीनों जो सोलेनेसी कुल की हैं, एक इसके अलावा आलू भी सोलेनेसी का है, लेकिन वो किसके अंतर्गत आता है, लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत, किसके, लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत। और ये किसके अंतर्गत है, दिवस निष्प्रभावी, इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तीनों ही क्या है, सोलेनेसी कुल की क्या है, फसलें हैं, ठीक है ना। उसके बाद ककड़ी, खीरा है, ये कौन सी है, क्रूसीफेरी कुल की क्या है, फसलें हैं, ककड़ी हो गई, खीरा हो गई, इन फसलों पर भी दिवस निष्प्रभाव। उसके बाद नेक्स्ट है अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया, क्या है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें क्या है, CO2, क्या है, CO2 के अपचयन के आधार पर पादपों के निम्न प्रकार हैं। CO2 का जो अपचयन होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, उसके आधार पर पादपों के निम्न प्रकार हैं। जैसे पादप प्रकार में C3 पादप होते हैं, कौन से होते हैं, C3 पादप होते हैं। उसके बाद C4 प्लांट होते हैं, C4 पादप जिनको हम बोलते हैं। उसके बाद क्रेसुलेसी एसिड मेटाबॉलिक, CAM पादप जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेसुलेसी एसिड मेटाबॉलिक, क्रेसुलेसी एसिड मेटाबॉलिक जिसको हम बोलते हैं कैम पादप, क्या बोलते हैं, कैम पादप जो होते हैं, कैम, ठीक है। क्रेसुलेसी, क्या है, क्रेसुलेसी एसिड मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक प्लांट जो होते हैं, ठीक है ना। ये कितने, C3 पादप, C4 पादप और क्रेसुलेसी एसिड कैम पादप जिसको हम बोलते हैं। इनमें कौन कौन से चक्र चलते हैं, ये तो पादप के प्रकार हो गए। उसके बाद चक्र कौन से हैं, जो C3 पादप होता है उसमें चलता है केल्विन चक्र, क्या चलता है, केल्विन चक्र। उसके बाद हैच व स्लेक चक्र, C4 पादप में कौन सा चलता है, हैच व स्लेक चक्र चलता है, और कैम पादप में कैम चक्र चलता है, ठीक है ना।
इसमें क्या चलता है, क्रैसुलेसी एसिड मेटाबॉलिक ही साइकिल जो चलता है। उसके बाद है बनने वाला जो प्रथम स्थायी उत्पाद है C3 पादप में कौन सा उत्पाद बनता है, तो फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड, PGA एसिड जिसको हम बोलते हैं, PGA एसिड। ठीक है, उसके बाद जो C4 प्लांट होते हैं उसमें कौन सा बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक। कौन सा बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। OAF जो एसिड है उसको हम बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। उसके बाद है जो केम प्लांट होते हैं उनमें बनता है मैलिक एसिड। इसमें बनता है मैलिक एसिड केम प्लांट में। ठीक है, अब इनके आधार पर जो प्रकाश श्वसन की जो क्रिया होती है, प्रकाश श्वसन की जो क्रिया होती है, तो जो C3 पादप होते हैं उनमें जो प्रकाश श्वसन की जो क्रिया होती है वो अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। उसके बाद C4 प्लांट में क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, C4 प्लांट में क्या होती है, श्वसन क्रिया कम होती है। और केम जो प्लांट होते हैं उनमें क्या है, श्वसन और प्रकाश श्वसन क्रिया तो होती ही नहीं है। जो केम पादप होते हैं उनमें प्रकाश श्वसन क्रिया नहीं होती है। इनके एग्जाम्पल में अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, श्वसन क्रिया के बाद इसमें जो श्वसन क्रिया अधिक होती है, इसमें कम होती है और इसमें बिल्कुल होती नहीं है। C3 में सबसे अधिक श्वसन क्रिया होती है, उसके बाद C4 पादपों में श्वसन क्रिया बहुत कम होती है। आगे नेक्स्ट है पादपों के प्रकार, C3 पादप, C4 पादप और क्रैसुलेसी। क्रैसुलेसी जो एसिड मेटाबॉलिक केम पादप हैं। ठीक है, अब इसमें है सबसे पहले C3 पादप कौन से होते हैं, शीत व समशीतोष्ण पौधे। क्या होते हैं, C3 पादप जैसे गेहूँ, जौ, राई, धान और सोयाबीन, ये सब कौन से हैं, C3 पादप हैं। कौन से हैं, C3 पादप हैं। ठीक है ना, जौ हो गया, गेहूँ हो गए, सरसों हो गई, धान हो गए, सोयाबीन हो गई, ये सभी किसके अंतर्गत, शीत और समशीतोष्ण जो क्षेत्र में जो पौधे उगाए जाते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, C3 पादप के अंतर्गत। उसके बाद C4 प्लांट है जैसे शुष्क उष्णकटिबंधीय पौधे जैसे कि मक्का हो गया, उसके बाद बाजरा हो गया, ज्वार हो गई, गन्ना हो गया, चौलाई हो गई, खजूर हो गया। ठीक है ना, जो क्या ग्रीष्मकालीन, सीधी सी बात है, जो रबी की क्रॉप, रबी फसल में उगाने वाले जो पौधे हैं वो C3 प्लांट हैं और खरीफ में जो उगने वाले जो पौधे हैं वो क्या हैं, C4 प्लांट हैं। ठीक है ना, और जो शुष्क या अति शुष्क पौधे जैसे कैक्टस, क्या हो गया, कैक्टस हो गया, यूफोरियस हो गया, सीसल हो गया, ग्वारपाठा हो गया, अनन्नास हो गया, इन पादपों के जो रंध्र हैं वो दिन के बजाय रात में खुलते हैं। क्या होते हैं, ये दिन के बजाय रात को खुलते हैं, इसलिए इनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इनको बोलते हैं हम केम प्लांट। क्या बोलते हैं इनको, केम प्लांट। क्रैसुलेसी एसिड मेटाबॉलिक, ठीक है ना, क्रैसुलेसी एसिड और मेटाबॉलिक पादप जिसको हम बोलते हैं ये हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये आपको याद रखना है, C3 पादप शीत ऋतु में उगने वाले पौधे होते हैं, यानी कि जो रबी की क्रॉपें होती हैं वो सभी शीत ऋतु के अंतर्गत आती हैं और जो खरीफ की क्रॉप होती हैं वो C4 के अंतर्गत आती हैं। और इसमें जो कटीले जो वन झाड़ियाँ होती हैं जैसे कैक्टस हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, नागफनी। क्या बोलते हैं, नागफनी बोलते हैं। ठीक है ना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, बिना जो पत्ती वाले जो पौधे होते हैं, यूफोरियस हो गया, म्यूसिसल हो गया, ग्वारपाठा हो गया, ये सभी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। आपका प्यार ही हमारा आभार है, धन्यवाद। ऐसे ही नए नए क्लासों को लेने के लिए और अपनी तैयारी सुचारू रूप से रखने के लिए बने रहिए आप मेरे साथ। धन्यवाद आपका, थैंक यू।